नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी क्लासेस लेके आ रहे हैं और वो अपनी क्लासेस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। और हिंदी साहित्य का मतलब भाषा से संबंधित हो या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित हो, या फिर हम ये कहें कि काव्य शास्त्र से संबंधित हो, या फिर हिंदी से संबंधित जितने भी प्रमुख कवि हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं, उनसे संबंधित क्यों न हो, उन सभी का हम सांगोपांग या उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और यह अध्ययन मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे मैं एक बार उनका नाम लूं, वरिष्ठ अध्यापक के लिए हो गया, स्कूल व्याख्याता के लिए है, और इसके साथ साथ नेट का एग्ज़ाम है, जेआरएफ का एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, या फिर स्कूल प्रवक्ता के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके लिए यह अध्ययन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम अपना अध्ययन बिंदु लेके आएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। अपना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको मित्रों हम शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले हमारे साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदु बनकर के आता है, और वो है हिंदी साहित्य का नामकरण। कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया था तो बहुत सारे विद्वानों के अनुसार उनके विचार बहुत अलग अलग प्रकार से बाहर निकले हैं। तो उस विचारों को लेकर के हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से पहले हम एक काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है आदिकाल। और आदिकाल से ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है। तो मित्रों, जब हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न विद्वानों के माध्यम से लिखा गया तो उस समय बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई थी। और उनके सामने यह समस्याएं आई थी कि आखिर हम इस समय में लिखे गए साहित्य का नाम हम क्या दें। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी। इतिहास वो लिखते जा रहे हैं, लेकिन इतिहास के पीछे उनका नामकरण क्या होना चाहिए, यही उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया और लिखने के बाद बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने या हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने उनका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में उसका अनुसरण या उनकी समीक्षा करने लग गए। तब उनके सामने यह समस्या भी उत्पन्न हो गई कि हम इस समय काल का नामकरण क्या दें। तो मित्रों, वो समय काल इनके सामने सबसे बड़ी समस्या एक तो समय को लेकर के भी आई थी कि इसका समय हम क्या दें, आदिकाल का समय क्या दें, और इसके समय में जो भी साहित्य लिखा गया है उस साहित्य का नाम हम क्या दें, या जितने भी काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं उन काव्य कृतियों को एक जगह संग्रहित करके हम उसमें मुख्य विशेषता क्या बाहर निकालें, उनके सामने यही सबसे बड़ी समस्या थी। तो मित्रों, इस दृष्टि से हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पहला युग है, जो आदिकाल के रूप में है, और आदिकाल ही सबसे ज़्यादा हमारे हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा। क्या रहा? विवादास्पद रहा, सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा। हम दूसरे विवादास्पद काल की चर्चा करें तो दूसरा विवादास्पद समय रहा हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का ही एक समय था, वो था रीतिकाल। वो कौन सा है मित्रों? रीतिकाल। तो हम यह कह सकते हैं कि आदिकाल हमारे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा विवादास्पद युग रहा है, और उसके बाद में सबसे बड़ा विवादास्पद रहा है रीतिकाल। अब ये विवादास्पद किस किस दृष्टि से रहा है वो भी देखिएगा। विवादास्पद ये रहा है, सबसे बड़ा विवादास्पद रहा है
एक तो मित्रों ये नामकरण की दृष्टि से इसका विवाद बहुत ज़्यादा रहा। किसकी दृष्टि से? नामकरण की दृष्टि से। नामकरण हम इस युग का क्या दें? एक एक समस्या ये थी उनके सामने। एक समस्या ये थी कि इसका सीमांकन हम क्या दें। सीमांकन का मतलब इसको हम किस समय से लेकर किस समय तक इस युग को माने, इसका समयकाल हम क्या माने। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी उनके समय कि सर्वप्रथम हम कवि कौन से कवि को माने, सर्वप्रथम कवि किसको माने। और सबसे बड़ी चौथी समस्या ये थी कि इस समय जो सर्वप्रथम काव्य रचना लिखी गई है वो सर्वप्रथम काव्य रचना कौन सी हम माने। तो मित्रों ऐसे करके बहुत सारी इनके सामने समस्याएं थी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यही भी थी कि आदिकाल के समय में जितनी भी काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं, जितना भी साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य की मुख्य विशेषता हम क्या माने। तो मित्रों इस प्रकार से सबसे बड़ी समस्या हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की ही रहती है, या आदिकाल को ही इन समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो मित्रों अब इसी समस्याओं को लेकर के हम इसके जो नामकरण है, विभिन्न विद्वानों ने जो नामकरण दिया है, या हम कहें कि नामकरण की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा विवादास्पद रहा है। तो इस विवादास्पद समय में किन किन या इस समय में किन किन विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से दिया है, बस हम इसी के बारे में हम अच्छी तरह से समझें। तो मित्रों हम पहला नाम लेते हैं इसी का, आदिकाल का पहला नाम या आदिकाल का नामकरण किस विद्वान के आधार पर किस रूप में बाहर आता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। क्या? आदिकाल के बहुत सारे नाम हैं। और वो नाम क्यों हैं? क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे, क्योंकि आदिकाल सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। और इसी विवादास्पद होने के कारण, या इस प्रकार से विवादास्पद होने के कारण हमारी कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों हम जितने भी आदिकाल के नाम हैं, जितने भी आदिकाल युग के जितने भी नाम हैं, उन नामों की हम यहाँ चर्चा करेंगे, ताकि हमसे जो भी प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाए तो वो कहीं गलत ना हो। तो मित्रों हमने कहा कि जितने भी हिंदी से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उनसे आदिकाल के नामकरण के बारे में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, एक बार उनको देखना। हम पहला नामकरण लेते हैं कि आदिकाल का नामकरण सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है। देखिए मित्रों सबसे पहले हमारा आदिकाल शुरू होता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से अपना ये आदिकाल का इतिहास लिखना शुरू होता है। वैसे वास्तविक रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं से शुरू होता है, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि इससे पहले गारसा दत्तात्रेय ने इतिहास लिख दिया था। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लिख दिया था। नहीं, इसके बाद में मतलब ये इतिहास लिखते रहे, लेकिन वो वास्तविक रूप में इतिहास की श्रेणी में शामिल नहीं होते और उनको हम मानते भी नहीं। तो सही तरीके से यहाँ से अपना इतिहास शुरू होता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास है, उस इतिहास का नाम द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान के रूप में है। और उसमें आदिकाल का नामकरण मित्रों चारण काल के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? ये दिया है चारण काल। अब इसके पीछे मैं तर्क भी बता दूं, ये चारण काल नाम क्यों दिया है। क्योंकि मित्रों हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांशतः इस युग का समय किस समय 1050 विक्रमवी संवत से लेकर 1375 विक्रमवी संवत तक इस समय का दौर रहा है। किसका? आदिकाल का दौर रहा है। तो इस समय जितना भी साहित्य लिखा गया वो मुख्य रूप से चारणों द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चारणों द्वारा इस युग में साहित्य लिखा गया। और ये अधिकांश साहित्य हमारे राजस्थान प्रांत में
या हम कहें कि रजवाड़ा जो प्रांत था या राजपूताना जो प्रांत था उसमें सबसे अधिक साहित्य लिखे जाने की वजह से, और वो साहित्य किसके माध्यम से लिखा गया, चारण जातियों के माध्यम से अधिक साहित्य लिखा गया, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण चारण काल के रूप में रखते हैं। अब दूसरा नाम लेते हैं हम, एक आते हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु का जो साहित्य था मित्रों, यह भी हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और मिस्र बंधु ने आदिकाल का जो नामकरण दिया था वो दिया था आरंभिक काल। क्या? आरंभिक काल। आरंभिक काल का मतलब यही है कि इन्होंने ये सोचा कि इससे पहले हिंदी का आगमन तो हुआ नहीं, तो क्यों ना हम आरंभिक काल ही इसका नाम दे दें। तो मित्रों इस प्रकार से ये नाम बाहर, इनके हिसाब से ये नाम इनको उचित लगा। तीसरा हम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छा इतिहास लिखा और वास्तविक रूप में वैज्ञानिक इतिहास इन्हीं का लिखा हुआ माना जाता है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल नाम दिया। क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। और ये वीर गाथा काल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके पीछे भी यह विशेषता बाहर निकल के आती है कि इस समय जितना भी साहित्य लिखा गया, इस समय जितनी भी काव्य कृतियाँ लिखी गई, उन काव्य कृतियों में मुख्य विशेषता केवल वीर रस से ही संबंधित थी। इसी वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा और इसीलिए इसी को यह नाम उचित लगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। अगला नाम हम लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। मित्रों ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने एक सही तरीके से साहित्य लिखने का प्रयास किया था और हमारे इतिहास में ये बहुत बड़े नाम हैं। और इन्हीं के लिखे हुए एक इतिहास में आदिकाल का जो नामकरण है वो प्रारंभिक काल के रूप में देते हैं। क्या? प्रारंभिक काल। तो मित्रों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो ये मान के चलिए कि मिस्र बंधु ने तो अपना नाम क्या दिया? आरंभिक काल, बस इतना ही। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने आरंभिक ही मान लिया, लेकिन इसका न मान करके इसको मान लिया प्रारंभिक काल। तो इसमें हमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला हम नाम लें, 5 नंबर पे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो इतिहास है, उनका इतिहास, इन्होंने जो अपना इतिहास लिखा, उस इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 2 नाम दिए। ये 2 नाम क्या दिए? एक तो मित्रों नाम दिया इन आदिकाल को दिया संधि काल और एक दिया चारण काल। ये 2 नाम क्यों दिए? इसके पीछे भी कारण यही है। कारण यही है मित्रों कि इससे पहले, किस युग से पहले? 1050 विक्रमवी संवत से पहले जो काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं, उन काव्य कृतियों में भाषा का अंतर होने के कारण इन्होंने, राम कुमार वर्मा जी ने, इस युग का नाम संधि काल दे दिया। और जो ही भाषा में परिवर्तन हुआ या अवहट से पुरानी हिंदी बाहर निकली या अवहट पुरानी हिंदी के रूप में बाहर निकलती है, तब जो भी साहित्य लिखा गया उस साहित्य का नाम दे दिया चारण काल। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण क्या देते हैं। तो आदिकाल का नामकरण हमारे सामने 2 रूप में बाहर निकल के आते हैं, जिसका नाम है संधि काल और दूसरा है चारण काल। तो मित्रों अगला जो नामकरण हमारे सामने आता है वो है, हमारे अगले विद्वान हैं, 6 नंबर पे हैं। हम बहुत सारे विद्वानों की यहाँ चर्चा करेंगे और बहुत सारे विद्वानों में हम अगले विद्वान का नाम लेंगे। हम 6 नंबर पे हम लेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने जो आदिकाल का नाम दिया, वो आदिकाल का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और वो आदिकाल का नामकरण देते हैं, वो है बीज वपन काल। क्या है? बीज वपन
काल। अब बीज वपन नाम क्यों दिया? क्योंकि इस समय से हिंदी साहित्य के बीज की शुरुआत या इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए इन्होंने अपने इतिहास में यही नाम सुझाया। अब इसके बाद में एक विद्वान और आते हैं जिसका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम दिया है, वो है वीरकाल। वो है वीरकाल। और वीरकाल नाम क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने यह सोचा कि इस युग में जितना भी साहित्य लिखा गया है उस साहित्य में हमें केवल वीर रस की ही प्रधानता हमें दिखाई देती है। बस इसीलिए इन्होंने अपने इतिहास में या इस युग में जितनी भी काव्य कृतियाँ लिखी गई उस काव्य कृतियों की एक विशेषता बाहर निकाली कि इन्होंने जो भी वो बाहर ये निकाली कि इस युग में जितनी भी काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं उसमें जो मुख्य विशेषताएं आती है वो वीर काल के रूप में ही बाहर निकल के आती है। अब फिर अगले आते हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। अब राहुल सांस्कृत्यायन एक बहुत बड़े इतिहासविद हैं या पुरातत्व विभाग के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इन्होंने भी अपने इतिहास में या अपनी दृष्टि से आदिकाल का नाम सुझाया। और आदिकाल का नाम इन्होंने ये सुझाया कि इस युग में सिद्ध सामंतों की बहुलता है। किसकी है? सिद्ध सामंतों की अधिक बहुलता है। और अधिक बहुलता होने के कारण हमारा साहित्य का इतिहास आदिकाल का युग यहीं से शुरू होता है। तो इसने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल के बारे में सुझाया। सिद्ध सामंत काल। तो इस प्रकार से राहुल सांस्कृत्यायन के आधार पर सिद्ध सामंत काल नाम होता है। अब मित्रों, एक बहुत बड़े विद्वान होते हैं हमारे सामने, हिंदी साहित्य के बहुत तात्विक, हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत तात्विक व्याख्या करने वाले विद्वान हमारे सामने आते हैं जिसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अगला है हजारी प्रसाद डॉक्टर। हम इसके नाम के आगे डॉक्टर लगाएं क्योंकि ये एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं। वैसे हमारे लिए तो सभी सम्माननीय हैं, हमारे लिए तो सभी साहित्यकार जितने भी इतिहासकार हैं वो सारे के सारे सम्माननीय हैं, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से तात्विक व्याख्या की इसलिए हम इसको बहुत आदर के साथ इसका सम्मान करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सही और तार्किक नाम निकाला और वो नाम दिया आदिकाल। और ये आदिकाल का मतलब मित्रों ये है कि किसी भी युग को हम जब शुरू से मानते हैं तो हम उसकी शुरुआत इस युग से माने कि यह बहुत पुराना समय है और बहुत पुराना समय हमारे सामने आदिकाल के रूप में है। इन्होंने अपनी दृष्टि से ये नाम सुझाया। अब देखिए, इसी के मत की इन्होंने जो नाम सुझाया, इनके नाम की इनके द्वारा दिया गया जो नाम है, जो आदिकाल है, उस आदिकाल का समर्थन करने वाले एक विद्वान आते हैं जो हमारे सामने रमाशंकर शुक्ल रसाल के रूप में है। किसके रूप में है? रमाशंकर शुक्ल रसाल के रूप में हमारे सामने एक साहित्यकार आते हैं। और उस रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह मत दिया कि यह नाम सर्वप्रचलित नाम हो सकता है और नाम होगा। इसके साथ साथ रमाशंकर शुक्ल रसाल ने यह कहा कि इस युग में युद्ध की प्रधानता ज़्यादा थी। किसकी? युद्ध की प्रधानता ज़्यादा थी। और जितना भी साहित्य लिखा गया या जितना भी इतिहास लिखा गया उसमें युद्ध की प्रधानता होने के कारण, और जितने भी कवि हैं और उन कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता जितने भी राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते हुए यह काव्य लिखा गया। तो क्यों न हम अपने इस युग का नाम जयकाल रख दें। तो मित्रों, यह नाम बहुत हमारे सामने लेटेस्ट बन जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, या आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं अगले काल के बारे में, नहीं, अगले नामकरण के बारे में। अगला नामकरण मित्रों हमारे सामने इस प्रकार से है। एक विद्वान होते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर
धीरेन्द्र वर्मा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने एक हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था मित्रों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने हिंदी साहित्य के नाम से एक इतिहास का संपादन किया था और उस इतिहास में बहुत सारे विद्वानों का सहयोग रहा है। तो इस प्रकार से हम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की नाम की चर्चा करते हैं तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने आदिकाल का जो नाम दिया वो नाम दिया अपभ्रंश काल। और अपभ्रंश काल नाम देने के पीछे एक ही कारण यह था कि इस समय में अपभ्रंश भाषा का अधिक चलन है और अपभ्रंश भाषा ही विभिन्न रूप में बाहर निकल के आ रही है और विभिन्न भाषाओं के रूप में बाहर निकल के आ रही है। तो अधिकांश साहित्य जो भी लिखा गया वो अपभ्रंश साहित्य से ही प्रभावित है, इसलिए इन्होंने अपना नाम यह सुझाया कि इसका नाम क्या होना चाहिए, अपभ्रंश काल होना चाहिए। तो मित्रों, इसी अपभ्रंश काल का समर्थन करते हैं या इसी प्रकार का नाम सुझाते हैं। हमारे सामने एक विद्वान आते हैं या एक साहित्यकार आते हैं जिसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर कहानी लिखी। उसने कहा था गुलेरी है। इन्होंने भी इसी काल का समर्थन किया। किसका? अपभ्रंश काल का समर्थन किया। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और इसके साथ साथ एक विद्वान और होते हैं जिसका नाम है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास साहित्यकार हैं। इन्होंने भी अपने तरफ से यह नाम आदिकाल का सुझाया कि इसका नाम क्या है, अपभ्रंश काल है। इन्होंने भी यह कहा कि इस समय जो भी साहित्य लिखा गया वो अपभ्रंश भाषा से प्रभावित होने के कारण यह पूरा का पूरा काल क्या है, अपभ्रंश काल है। इसके साथ साथ देखिए, अपभ्रंश काल के साथ श्याम सुंदर दास जी एक अन्य नाम और सुझाते हैं जिसका नाम है वीर काल। क्या है? वीर काल। वीर काल क्यों कहा? क्योंकि इस समय इन्होंने यह सोचा कि अरे वीर रस की भी इसमें प्रधानता है और वीर रस की प्रधानता होने के कारण हम इसको दूसरा नाम यह भी दे सकते हैं। अब देखिए, इसी के नाम का समर्थन करने वाले हमारे सामने एक विद्वान और आते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने जिस प्रकार का नामकरण दिया और वो नामकरण अपभ्रंश काल के रूप में दिया, तो इसका समर्थन करने वाले एक विद्वान हमारे सामने और आते हैं जिसका नाम है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। और डॉक्टर बच्चन सिंह भी यह कहते हैं कि इसका जो नाम है वो भी अपभ्रंश काल है। और अपभ्रंश काल इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जो सुझाव सुझाया था उसी प्रकार का सुझाव इन विद्वान का डॉक्टर बच्चन सिंह का भी है। इसके साथ साथ डॉक्टर बच्चन सिंह एक नाम और सुझाते हैं जिसका नाम है जातीय काल। और जातीय काल नाम क्यों दिया? क्योंकि मित्रों, इस समय हमारा जो समाज था या हमारा जो वर्ग था वो विभिन्न जातियों में बट गया था और विभिन्न जाति में बंटने के कारण अलग अलग जातियों के द्वारा अब ये साहित्य लिखा गया और अलग अलग जातियों के द्वारा साहित्य लिखा जाने के कारण से इसे जातीय काल दूसरा नाम सुझाया। तो इस प्रकार से मित्रों, हमारे सामने डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और एक है श्याम सुंदर दास। इनका मत यह है कि इस युग का नाम क्या होना चाहिए? इस युग का नाम अपभ्रंश काल ही होना चाहिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न विद्वान, इसमें 4 विद्वानों के नाम हैं, तो इसमें कई बार कंफ्यूज पैदा करने के लिए प्रश्न हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो अगला नाम हमारे सामने आता है, अगला नाम है अगला है डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ जी हैं। कुलश्रेष्ठ यह भी अपने विचार पेश करते हैं और विचार पेश करने के साथ ही इन्होंने कहा कि अरे ये तो भाषा की दृष्टि से बहुत ही अंधकार है। क्या कहा? भाषा की दृष्टि से ये युग अंधकार का है, अंधकार का है। और अंधकार का युग क्यों कहा? क्योंकि इस समय की कोई
हिंदी भाषा सही रूप में बाहर नहीं निकल रही थी, या हम ये कहें कि इस समय हिंदी भाषा वास्तविक रूप में शुद्ध रूप में नहीं दिखाई दी थी, या हम ये कहें कि ये भाषा की दृष्टि से बिल्कुल अंधकार था या अंधकार युग था। तो क्यों ना हम इस युग का नाम अंधकार काल दे दें। तो इन्होंने इस युग का नाम क्या दिया? अंधकार काल। तो इस प्रकार से डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ हैं, आदिकाल का नाम क्या सुझाते हैं? अंधकार काल। अब हमारे सामने एक नाम और आते हैं जिसका नाम है प्रसाद मिश्र, और वो था संक्रांति काल। अब ये संक्रांति क्या है? संक्रांति काल, इसका मतलब ये ही है कि युग युग दो युगों की आपसी टकराहट को ही मित्रों ये कहा जाता है संक्रांति काल। दो युग हैं, एक युग का खत्म होना और दूसरा युग शुरू होना, तो उस युग के बीच की शुरुआत यही है। और दो युग कौन सा? दो युग मित्रों ये है, एक तो भक्ति की शुरुआत हो रही है और दूसरा युग ये है कि भाषा धीरे धीरे हिंदी के रूप में बाहर निकल रही है। उस दोनों युगों के बीच का जो समय है वो संक्रांति काल के बारे में है। और संक्रांति काल किसको कहा है? आदिकाल को कहा है। इस प्रकार से हमारे सामने राम प्रसाद मिश्र जी का नामकरण इस प्रकार से बाहर निकल के आता है। अब अगला नाम आता है हरीश चंद्र वर्मा। हरीश चंद्र वर्मा जी, और हरीश चंद्र वर्मा जी ने इसी संक्रांति काल का नाम परिवर्तन कर दिया, जिसको नाम दिया संक्रमण काल। और संक्रमण काल वो ही भाषा की दृष्टि से ये संक्रमण काल बन गया। भाषा की दृष्टि से इन्होंने ये नामकरण दिया कि आदिकाल का नाम संक्रमण काल होना चाहिए। इस प्रकार से अगले कवि या अगले विद्वान आदिकाल का नाम सुझाने वाले हमारे सामने हैं, जो इस प्रकार से हैं। अगले हैं वासुदेव शरण सिंह। वासुदेव शरण, इसके नाम के आगे हम सिंह भी लगा सकते हैं। वासुदेव शरण सिंह, इन्होंने जो नाम दिया है, इन्होंने ये नाम दिया है कि इस युग का शुरू का उद्भव हो चुका है, या हिंदी साहित्य के इतिहास का उद्भव हो चुका है। तो क्यों न हम इस युग का नाम उद्भव काल दे दें। तो आदिकाल का नामकरण वासुदेव शरण सिंह ने उद्भव काल के रूप में दिया। अब हमारे इसी का अगले विद्वान आते हैं, और अगले विद्वान ये कहते हैं कि उद्भव हमें ठीक दिखाई नहीं दे रहा, या उद्भव हमारे सामने अच्छी तरह से ये नामकरण नहीं कर रहा, तो क्यों न हम इसको आविर्भाव के रूप में दे दें। इसका नाम क्या दे दें? आविर्भाव के रूप में दे दें, आविर्भाव काल। तो आविर्भाव काल का नाम सुझाने वाले हमारे सामने एक अन्य विद्वान आते हैं, जिसका नाम है शैलेश जेदी। शैलेश जेदी, और शैलेश जेदी उद्भव काल का नामकरण ही किसमें परिवर्तन कर देते हैं? ये आविर्भाव काल के रूप में इसका नामकरण दे देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा आदिकाल इतना बड़ा विवादास्पद बन जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कितने सारे नाम हो गए, और इतने सारे नाम ही मुख्य रूप से हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, चाहे आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक में ले लो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता में ले लो, या फिर आप नेट सेट जेआरएफ जो भी कंपटीशन हिंदी विषय से संबंधित होता है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं। और प्रश्न पूछने का तरीका मित्रों ये है कि बहुत सारे या 4 ऑप्शन आपको देंगे, और 4 ऑप्शन सुमेलित करने वाले ऑप्शन देंगे, तो उनमें से आपको सुमेलित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के नाम की छटनी करने के लिए मित्रों हमें ये कुछ एक नाम ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगर ये नाम हमें ध्यान में आ जाते हैं तो मित्रों मैं दावा करता हूँ या दावा कर सकता हूँ कि आप इस काल के बारे में जितने भी नाम हमने पढ़े हैं, या हम जितने भी इन काल के नामों के बारे में हमने चर्चा की है, वो प्रश्न आपके सामने अगर आ जाते हैं तो मित्रों आपका वो प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो अगला अध्ययन हम शुरू करने से पहले हम आपसे विराम चाहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।